नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोग अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत हो चुके होंगे कि उत्तराखंड के एक खूबसूरत शहर जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है। लोग लगातार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो दोस्तों 600 से अधिक घरों में दोस्तों दरारें आ चुकी है। 150 से अधिक परिवार दोस्तों सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिए गए हैं और इस आपदा से पीड़ित परिवारों की संख्या दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कभी आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी मशाल जुलूस निकाल कर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। और आखिर ऐसा होगा भी क्यों नहीं। लोग पाई पाई बचाकर अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर दोस्तों एक आशियाना बनाते हैं और वही लोग अगर अपने आशियाने की नींव को इस तरह से हवा में लटकते हुए देखते होंगे तो उनके दर्द को केवल वही लोग समझ सकते हैं। हम लोग मात्र एक कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जोशीमठ में भूधराव के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। तो जोशीमठ में जो भूधराव हो रहा है उसका मुख्य कारण दोस्तों वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि जोशीमठ में हो रहे अनियंत्रित विकास, बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसके अंतर्गत दोस्तों टनल वर्क भी शामिल है और हेलंग बाईपास का कार्य भी दोस्तों उसमें शामिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जोशीमठ शहर को लेकर, जोशीमठ की भूमि को लेकर जो पिछले 50 वर्षों में जो सर्वेक्षण किए गए हैं उनकी अलर्ट रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर जोशीमठ भूधराव के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, जोशीमठ में इस तरह से भूधसाव क्यों हो रहा है, इस बात को स्पष्टता से समझने के लिए दोस्तों हमें जोशीमठ का भौगोलिक इतिहास समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पिछले सर्वेक्षकों की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा जोशीमठ क्षेत्र है वो पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा हुआ शहर है। तो इस लाइन को एक बार हम आपको समझा देते हैं। होता क्या है कि सदियों पूर्व भूगर्भीय प्लेटों के हलचल के कारण कोई भी पर्वत पहाड़ जो है वो भूस्खलित हो जाता है और पर्वत पहाड़ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और भूस्खलन होने के बाद जो मलबा एकत्रित होता है वो किसी क्षेत्र में डैम्प हो जाता है, यानी जम जाता है और किसी क्षेत्र में दोस्तों डैम्प हो जाते हैं और बहुत समय तक डैम्प होने के बाद वहाँ पर वेदरिंग होने के बाद एक भूमि का रूप ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये भूमि होती है ये कच्ची होती है, मतलब ये ढीली जमीन होती है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो जोशीमठ क्षेत्र है वो इसी ढीली भूमि पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी देवभूमि उत्तराखंड से हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस विषय में दोस्तों एक छोटा सा अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आप चलते हैं उन पिछले सर्वेक्षकों के परिणामों के ऊपर जो कि स्थानीय लोगों की बातों को साबित करती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट के ऊपर। मिश्रा समिति क्या है दोस्तों, इसको एक बार जान लीजिए। तो दोस्तों, उत्तराखंड के गठन से पहले जब उत्तराखंड यूपी का एक हिस्सा हुआ करता था तब जोशीमठ की जांच के लिए पहली बार दोस्तों 1976 में गढ़वाल के आयुक्त रहे MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई। दोस्तों, यही समिति मिश्रा समिति के नाम से जानी जाती है। तो 1976 में जोशीमठ क्षेत्र को लेकर जो ये सर्वेक्षण किए गए हैं इनके परिणाम क्या निकले, तो अपनी फाइनल रिपोर्ट में दोस्तों उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि जोशीमठ क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे धंस रहा है। यानी जिस आपदा से आज जोशीमठ क्षेत्र जूझ रहा है इस बात की पुष्टि दोस्तों वैज्ञानिकों ने आज से 50 साल पूर्व कर दी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहावत दोस्तों यहाँ पर सच होती दिखाई दे रही है। और इस समिति ने उसी समय दोस्तों सरकार को ये सलाह भी दे दी थी कि जोशीमठ क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों वृक्षारोपण की आवश्यकता है। ये दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें दोस्तों भूमि को अपने साथ जकड़े रखती है और भूमि को मजबूत बनाती है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में वृक्षारोपण की आवश्यकता पड़ी। लेकिन दोस्तों सरकार ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और इसका परिणाम दोस्तों हम सभी लोगों के सामने है। और आगे हम आपको बताते हुए चलें दोस्तों कि समिति ने उसी वक्त ये बात क्लियर कर ली थी कि जोशीमठ क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी बड़ा निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। यानी आने वाले समय में भी आप जोशीमठ क्षेत्र में किसी भी तरह का बड़ा निर्माण कार्य, बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जोशीमठ क्षेत्र की जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो किसी भी बड़े निर्माण कार्य को अलाउ नहीं करती है। क्योंकि वहाँ की जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है, लोड बेयरिंग क्षमता जिसको हम बोलते हैं, वो दोस्तों इतनी नहीं है कि वो किसी भी तरह के डैम या फिर टनल का लोड वहाँ पर सहन कर सके। तो दोस्तों ये बात वैज्ञानिकों ने आज से 50 वर्ष पूर्व दोस्तों क्लियर कर दी थी। लेकिन इस बात को भी दोस्तों सरकार ने अनदेखा किया और आज परिणाम दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं। इसके आगे भी दोस्तों हम आपको बताते हुए चलें कि जैसे जोशीमठ क्षेत्र जो है वो कमजोर क्षेत्र है, तो 2013 की आपदा से भी जोशीमठ क्षेत्र में दोस्तों काफी प्रभाव देखने को मिला। और हाल ही में दोस्तों 2021 में जो रेणी आपदा आई थी उससे भी दोस्तों जोशीमठ क्षेत्र काफी कमजोर पड़ गया था। और इसके साथ ही दोस्तों जैसे पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटना सामने आई थी, तो इस तरह की आसपास जितनी प्राकृतिक हलचलें होती रहती है उन सब का प्रभाव दोस्तों जोशीमठ क्षेत्र में पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि जोशीमठ क्षेत्र जो है वो एक ढीली मिट्टी पर बसा हुआ क्षेत्र है। तो ढीली मिट्टी में दोस्तों कभी भी अगर इस तरह की हलचल होती है तो सबसे अधिक प्रभाव वहाँ पर पड़ता है, सबसे अधिक दरारें दोस्तों उस क्षेत्र में पड़ती है। तो दोस्तों ये भी एक मुख्य कारण हो सकते हैं जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव का। तो दोस्तों ये तो हो गए 1976 में मिश्रा समिति द्वारा की गई सर्वेक्षण के परिणाम। और अभी दोस्तों हम आपको एक और सर्वेक्षण का परिणाम आपको बताने वाले हैं
इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने साथियों तक भी दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन बातों से अवगत हो जाएं। दोस्तों अब हम दूसरी मुख्य सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रकाश डालेंगे जो कि वर्ष 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर सुपर्णा मिता चौधरी द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2006 में जोशीमठ क्षेत्र में जब एनटीपीसी द्वारा जल विद्युत परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जा रहा था, उस समय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर चौधरी ने इस क्षेत्र का जायजा लिया था, इस क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य किया था और इस सर्वेक्षण के परिणामों को बताते हुए उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी थी कि बद्रीनाथ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों से निकलने वाली अलकनंदा नदी और धौलीगंगा के संगम स्थल यानी विष्णुप्रयाग में जहाँ पर दोनों नदियों का संगम स्थल है, अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का जहाँ पर संगम स्थल है, ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलकर टो कटिंग कर रही है। दोस्तों टो कटिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का नीचे की तरफ से कटाव करना यानी नीचे की तरफ से काटना। तो दोस्तों ये बात भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दी थी क्योंकि दोस्तों विष्णुप्रयाग क्षेत्र से ही जोशीमठ क्षेत्र की ढलान स्टार्ट होती है। तो जोशीमठ के निचले हिस्से में कटाव होने के कारण जोशीमठ क्षेत्र का जो पूरा दबाव है वो विष्णुप्रयाग की ओर बढ़ गया है, जो कि दोस्तों जोशीमठ क्षेत्र में भूधराव का एक मुख्य कारण हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि पिछले 2 दशकों में जोशीमठ में अनियंत्रित रूप से विकास हुआ है और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी कठोर कार्य योजना नहीं बनाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जल निकासी का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पाया। यानी दोस्तों यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से नहीं हो पाया है, क्योंकि दोस्तों किसी भी क्षेत्र में जल की निकासी के लिए नालियों का होना बहुत जरूरी है, जिससे दोस्तों उस क्षेत्र का जो पानी है वो प्रॉपर तरीके से नदियों में चला जाए और उस क्षेत्र में दोस्तों वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन ये काम दोस्तों जोशीमठ क्षेत्र में नहीं हुआ था। हालांकि दोस्तों अब काफी सुधार वहाँ पर आ गया है, लेकिन दोस्तों 2006 में जब ये सर्वेक्षण किया गया था उस समय दोस्तों इस तरह की वहाँ पर कोई भी सुविधा उनको देखने को नहीं मिली थी। इसलिए दोस्तों उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये सारी बातें यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बताई है और आगे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताते हुए कहा है कि जोशीमठ में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण उस क्षेत्र में दोस्तों जो बारिश का पानी है और जो साल भर घरों से निकलने वाला जो पानी होता है वो पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर समा रहा है। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो ये चीज़ दोस्तों उस क्षेत्र के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बुरी समस्या दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या दोस्तों खड़ी कर सकती है। इसलिए दोस्तों उनके मुताबिक जोशीमठ क्षेत्र में भूधसाव का ये भी एक प्रमुख कारण माना गया है। तो दोस्तों ये थे दोनों सर्वेक्षणों के परिणाम। अब हम निष्कर्ष दोस्तों आपके ऊपर छोड़ते हैं कि जोशीमठ क्षेत्र में होने वाले भूधराव के पीछे आप किस चीज़ को जिम्मेदार बताते हैं, प्रकृति को जिम्मेदार बताते हैं या फिर जोशीमठ क्षेत्र में होने वाले अनियंत्रित विकास को जिम्मेदार बताते हैं। दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।